हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने ये फॉर्म पढ़ी थी, पहली फॉर्म पढ़ी थी इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। इसका क्या आंसर आता है? इसका आंसर आता है लॉग एफ एक्स लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। एक और फॉर्म पढ़ी थी हम लोगों ने, फॉर्म एफ पावर एन एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका आंसर क्या आया था? एफ पावर एन प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। और इस पर बेस्ड इसके दो पर्टिकुलर केसेस होते थे, जब n इक्वल टू हाफ ले लें और n इक्वल टू माइनस हाफ ले लें। तो n इक्वल टू हाफ लेने पर ये बन जाता है रूट एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, और n इक्वल टू माइनस हाफ लेने पर ये बन जाता है एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय रूट एफ एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर क्या आया था, याद करो। इसका आंसर आया था 2/3 एफ पावर 3/2 एक्स डी एक्स प्लस सी। और उसका आंसर क्या आया था? उसका आंसर आया था 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ऐसा आंसर आया था। तो ये वाला फॉर्म और ये दूसरा फॉर्म, और इस फॉर्म के दो स्पेशल केसेस, n इक्वल टू हाफ पर और n इक्वल टू माइनस हाफ पर। ये वाला और ये वाला ये फ्रिक्वेंटली अकरिंग है, ठीक है, अक्सर दिखाई देते हैं। तो इनका रिजल्ट याद करके रखते हैं ना, ऐसे फार्मूले की तरह याद रखते हैं। मैंने इस पर आपको कुछ सवाल भी कराए थे, कुछ बेसिक सवाल कराए थे। आज हम कुछ थोड़े और सवाल करेंगे, थोड़े अच्छे सवाल करेंगे इसके ऊपर। एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स दिख जाए, तुरंत लॉग मॉड एफ एक्स लिख दीजिए। रूट एफ एक्स एफ डैश एक्स दिख जाए, तुरंत 2/3 एफ की पावर 3/2 एक्स लिख दीजिए। एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय रूट एफ एक्स दिख जाए, तुरंत 2 रूट एफ एक्स प्लस सी लिख दीजिए। तो ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, और इसका भी ध्यान रखेंगे। एफ पावर एन एक्स एफ डैश एक्स का क्या होता है? एफ पावर एन प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। लास्ट वीडियो में ये डिटेल में डिस्कस हुआ था। इसके ऊपर मैंने आपको 4 फार्मूले बताए थे। सेक एक्स का इंटीग्रल, कॉसेक एक्स का इंटीग्रल, टेन एक्स का इंटीग्रल और कॉट एक्स का इंटीग्रल। ये 4 सवाल मैंने आपको कराए थे। ये 4 फार्मूले हो गए। तो 17 फार्मूले पहले थे, 17 4 21 और 4 ये 25। अभी तक हमारे पास टोटल 25 फार्मूले हो चुके हैं। तो ये 25 रिजल्ट्स, 25 फार्मूले। वो 17 फार्मूले क्या थे? लविंग इंटीग्रल थे। उसके बाद ये 4 फार्मूले 17 4 21 और ये 4 फार्मूले 25 फार्मूले अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। चलिए इस पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। पहली प्रॉब्लम है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम है। अब ये आसान है, बिल्कुल आसान है। 1 प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव है ये, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स फॉर्म है। देखिए एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स वाली फॉर्म है ये। और जैसे ही एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स देखते हैं तो आंसर क्या लिखते हैं? आंसर लिखते हैं 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स किसको बोला जा रहा है? 1 प्लस टेन एक्स को। तो आपका आंसर हो गया 2 रूट 1 प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। और समझने के लिए, इसे और समझने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस होगा। फिलहाल मैंने 1 प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। क्यों लगा दिया? सीधी सी बात है भाई, डिनोमिनेटर से पीछा छुड़ाना है, अंडर रूट से पीछा छुड़ाना है। ये सब्स्टिट्यूशन का बेसिक रूल होता है, और ये मैथमेटिक्स में हर जगह ये रूल होता है, ठीक है। हम लोग डिनोमिनेटर से और अंडर रूट से पीछा छुड़ाना चाहते हैं,
कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हैं। इसके बाद क्या बताया गया था, दोनों ओर का डेरिवेटिव लिया गया था 1 + 10x डी ऑफ टी स्क्वायर। 1 + 10x का डेरिवेटिव 0 + sec स्क्वायर x, 1 का 0, 10x का sec स्क्वायर x और एक dx लिखना पड़ेगा। इधर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और एक dt लिखना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रल आपका ऊपर sec स्क्वायर x dx की जगह 2t dt हो जाएगा और नीचे √t स्क्वायर क्या हो गया 2t और नीचे भी t आ गया dt। एक्चुअली √x स्क्वायर क्या होता है, mod x होता है। तो यहाँ √t स्क्वायर की जगह mod t रखना चाहिए, पर वो इंटीग्रेशन में उसको इग्नोर कर देता है, पॉजिटिव मान के चलता है। तो मैं भी उसी तरह से चल रहा हूँ, 2 को मैं बाहर कर लूँगा, टी कैंसिल 1 dt और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1 dx। 1 dx क्या होता है x + c, तो 1 dt क्या हो जाएगा 1 dt हो जाएगा 2t + c। ये आपका फाइनल आंसर। लेकिन प्रॉब्लम x में थी, कुछ मिस्टेक हुआ है भाई। 1 + 10x का टी स्क्वायर sec स्क्वायर x dx का 2t dt और 1 + 10x की जगह टी स्क्वायर रखा। हाँ ठीक है 2t सही है 2। प्रॉब्लम x में है तो आंसर भी x में जाएगा। टी स्क्वायर का 1 + 10x, तो t के लिए क्या आ जाएगा 2 रूट 1 + 10x + c। तो ये पहली प्रॉब्लम। अगर आपको दिखे, अगर आपको f' डिवाइडेड बाय √fx दिखे तो आप सीधे 2√fx कर लीजिए, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या सोच के लगाया है, √ फ्री हो जाए, डिनोमिनेटर फ्री हो जाए। ठीक है, यहाँ जब आपने टी स्क्वायर रखा √ फ्री हो गया, फिर t से t कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। तो मैथमेटिक्स में ये दो बेसिक बातें हैं, √ नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, रेडिकल साइन नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगली प्रॉब्लम करते हैं। इंटीग्रल 2 cos x - 3 sin x dx डिवाइडेड बाय 6 cos x + 4 sin x। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अब अगर आपको दिखे तो ये f' का फॉर्म है। देखो कोई भी फॉर्म लिखोगे ना आप, f' तो ऊपर ही रहना चाहिए। f' किसके साथ रहना चाहिए, dx के साथ f' रहना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर में रहना चाहिए। अब रूट तो है नहीं, तो रूट वाला केस तो भूल जाओ। ठीक है, यहाँ कहीं रूट नहीं दिख रहा है तो रूट वाला भूल जाओ। अब कौन सा होता है नेक्स्ट फॉर्म, कौन सा होता है f'/f। सोचो f'/f है, इसको डिफ्रेंशिएट करो। 4 sin x का क्या आता है 4 cos x और 6 cos x का क्या आता है 6 sin x। तो भाई यहाँ 4 की जगह 2 है और 6 की जगह 3 है, तो बना लेते हैं 1/2 4 cos x - 6 sin x। 1 2 से गुणा भाग कर दिया, मिलाओ भाई, मिलाइए। 4 sin x का डिफरेंशियल 4 cos x, 6 cos x का डिफरेंशियल -6 sin x। कौन सा फॉर्म आ गया, f'/f का फॉर्म आ गया। f'/f का आंसर क्या आता है log mod f। क्या आ गया 1/2 log mod f। f कौन है, ये f है, ये चीज़ आपकी f है। 4 sin x + 6 cos x और एक +c लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रहे कि f' हमेशा dx के साथ रहता है ना, f'/dx होता है। और कौन सा फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है f'/√f dx होता है। और कौन सा फॉर्म होता है √f f' dx फॉर्म होता है। और कौन सा फॉर्म होता है f⁴nx
एफ डैश एक्स डी एक्स, ये 4 फॉर्म होते हैं। इन चारों में देखिए एफ डैश डी एक्स, एफ डैश डी एक्स, एफ डैश डी एक्स, एफ डैश डी एक्स, ये कहाँ रहता है? एफ डैश कहाँ रहता है? न्यूमरेटर में रहता है और डी एक्स के साथ रहता है ना, चारों फॉर्म में। ये चारों फॉर्म में एफ डैश न्यूमरेटर में रहता है और डी एक्स के साथ रहता है। अब ये दोनों तो बेकार थे। क्यों ये दोनों बेकार थे? भाई रूट दिख ही नहीं रहा है, तो या तो इसमें फॉल करेगा या तो इसमें फॉल करेगा, ठीक है। और ये जो है अगर n बराबर -1 रख दें तो ये यही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। f पावर n से ही आते हैं तीनों। n की जगह हाफ रख दो तो ये वाला आ जाएगा, n की जगह -हाफ रख दो तो ये वाला आ जाएगा, और n की जगह -1 रख दो तो ये वाला आ जाएगा। ऐसा है। तो रूट वाले तो थे नहीं, और ये तो एक ही बात है, बस n की जगह -1 लिया गया ना, ऐसा हुआ। अगली प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, थ्री एक्स माइनस 1 डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसको बनाना है। तो भाई इसमें रूट लिख रहा है, ठीक है, रूट लिखा है, और ये dx के साथ कौन है? dx के साथ 3x माइनस 1 है। तो dx के साथ कौन होता है? f डैश होता है। अगर ये f डैश है तो क्या ये f बन रहा है? क्या ये f बन रहा है भाई? तो ज़रा डिफ्रेंशिएट करके देख लो। 3x स्क्वायर का आएगा 6x, पर यहाँ 3x है, माइनस 2x का आएगा -2, पर यहाँ -1 है, 7 का तो 0 हो जाएगा। तो एक 2 की कमी पड़ रही है, ठीक है। उस कमी को पूरा कर लिया। 1/2 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 dx आ गया भाई। ये कौन है? ये आपका f डैश है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? f डैश अपॉन रूट f फॉर्म हो गई। f डैश अपॉन रूट f का क्या आता है? 2 रूट f। तो 1/2 2 रूट f, f कौन है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच गया वो आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आपको दी गई है, e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस x dx। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ऐसा मिलाओ भाई, सोचो क्या ये f डैश है? dx के साथ ये जो फैक्टर है, क्या ये फैक्टर है f डैश है? सोचो है कि नहीं है। तो अगर ये f डैश है तो क्या ये fx है? सोचो। इसका डिफ्रेंशिएट करो, e पावर x का तो e पावर x ही आएगा, और e पावर माइनस x का डिफरेंशियल क्या आएगा? माइनस e की पावर माइनस x, और एक माइनस पहले से। हाँ तो है, सही बात है। इसका डिफरेंशियल ये है, f डैश अपॉन f फॉर्म हो गई। उसका आंसर क्या आता है? log mod fx। ये है fx, e पावर x माइनस e पावर माइनस x प्लस c। ये आ गया आपका, ठीक है भाई, ये आ गई। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम थी। अगली प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी, जो अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में ऐसी प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी होती है। आपको दिया गया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। gt इक्वल टू इंटीग्रल ft dt, ये दिया है। और साथ में दिया है, और क्या साथ में दिया है? g1 बराबर 0, ये दिया गया है। g1 बराबर 0, देन gx की वैल्यू क्या होगी? और आपके ऑप्शन है 1/3 ln 1 प्लस एक्स क्यूब। ln का मतलब log e बेस पर। दूसरा 1/3 ln 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 2, ये दूसरा ऑप्शन।
तीसरा ऑप्शन 1/2 ln 1 + x³/2 और चौथा ऑप्शन 1/3 ln 1 + x³/3। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये f(x) का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो क्या नज़र आएगा, gt बराबर इंटीग्रल f(x) की वैल्यू डाल दी t के टर्म्स में, t²/1 + t³ dt, ऐसा कर दिया। अब क्या ये f'/f फॉर्म है? सोचो, क्या ये f' है और क्या ये f है? सोचो भाई, 1 का 0 और t³ का 3t², तो एक 3 कम है, एक 3 से गुणा भाग कर लिया, 1/3 3t² 1 + t³ dt। कौन सा फॉर्म हो गया? f'/f का फॉर्म हो गया। उसका आंसर क्या आता है? log mod f। तो 1/3 log mod 1 + f कौन है? ये डिनोमिनेटर वाला 1 + t³ प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, उसकी वैल्यू निकालने के लिए दिया है g1 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब t = 1 है तो gt क्या है? तब gt 0 है। ये है, ये जो आपने लिखा है g1 बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम t की वैल्यू 1 लें तो gt की वैल्यू 0 होगी। तो ये gt चल रहा है इधर, gt, तो 0 बराबर 1/3 log mod 1 + 1 + c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी -1/3 log 2, और ये वैल्यू बैक यहाँ डालेंगे, बैक डालेंगे तो 1/3 और 1/3 कॉमन हो जाएगा। log a - log b का क्या हो जाएगा? log a/b। हाँ तो भाई कौन सा हो गया? ये वाला ऑप्शन आ गया, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, log 1 + x³/2, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो आसान प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा ध्यान देना था कि यहाँ ft की जगह ये वैल्यू डाल देनी है, ये x में है तो t में डाल देनी है। तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा? f'/f का फॉर्म हो जाएगा, और एक 3 से गुणा भाग करना पड़ेगा, तब ये f'/f बनेगा। उसका हो जाएगा log mod f। फिर इसको यूज़ किया g1 बराबर 0 को, जब t का मान 1 तो g का मान 0, तो g की जगह 0 और t की जगह 1 डाला, 1/3 log mod 2 आ गया, c की वैल्यू -1/3 log 2 वापस यहाँ डाल देंगे, तो आपका ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। इंटीग्रल sec x cosec x dx sec x cosec x dx डिवाइडेड बाय 2 cot x माइनस sec x cosec x। इसको बनाना है, और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है log mod sec x प्लस tan x प्लस c। सेकेंड ऑप्शन है log mod sec x प्लस cosec x प्लस c। तीसरा ऑप्शन है 1/2 log mod sec 2x प्लस tan 2x प्लस c। और चौथा ऑप्शन है log mod sec 2x
लॉग मॉड सेक 2x प्लस कॉसेक 2x प्लस सी। अब ये वाला हम लोग का देखा हुआ है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ये किसका आता है? लॉग सेक एक्स प्लस 10x किसका आता है भाई? याद करो, इंटीग्रल सेक एक्स में आया था। इंटीग्रल सेक एक्स में लॉग सेक एक्स प्लस 10x आया था। लॉग मॉड सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स का ऐसा भी कोई फार्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं, जो 25 फार्मूले पढ़े हैं। ये और ये दोनों एक ही जैसे हैं, बस x की जगह 2x लिया गया है। और ऐसा भी कोई फार्मूला नहीं होता है, सेक एक्स कॉसेक एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता है। सेक एक्स प्लस 10x का फार्मूला पढ़ा है, और वो क्या होता है? वो इसका होता है इंटीग्रल सेक एक्स dx होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऑप्शन की तरफ से सोचते हैं, ठीक है, ये और ये वाला सिमिलर है, इसी तरह से ये वाला और ये वाला सिमिलर है। वहाँ जहाँ क्रॉस लगाए हैं वो तो भी हम लोगों ने पढ़े नहीं हैं, उन 25 फार्मूले में अभी तो हमने नहीं पढ़े हैं। ये जो टिक वाले हैं इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी है, अगर ये वाला सवाल हुआ तो ये बनना चाहिए, और अगर ये सही आंसर हुआ तो क्या बनना चाहिए? सेक 2x dx बनना चाहिए। ये जो आपका इंटीग्रेंड है, इंटीग्रल साइन के अंदर जो दिया हुआ है फंक्शन, वो ये सिंप्लीफाई होके बनना चाहिए। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसके लिए ये आना चाहिए ना। ऑप्शन की तरफ से गए और पीछे से सोचा कि प्रॉब्लम को जब बनाएंगे तो लास्ट स्टेप क्या होगी? लास्ट स्टेप या तो ये होनी चाहिए या तो ये होनी चाहिए। अगर ये सही ऑप्शन है तो लास्ट स्टेप ये होनी चाहिए सोल्यूशन की, और अगर ये सही आंसर है तो सोल्यूशन की लास्ट स्टेप ये होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई लास्ट स्टेप होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये है, लास्ट स्टेप इन दोनों में से कोई होगी। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सेक एक्स का क्या हो गया? 1 कॉस एक्स, और कॉसेक एक्स का 1 साइन एक्स dx। नीचे इधर 2 कॉट एक्स का हो गया 2 कॉस एक्स अपान साइन एक्स, माइनस सेक एक्स का हो गया 1 कॉस एक्स और 1 साइन एक्स। तो मैंने कॉस एक्स और साइन एक्स से पूरे में गुणा कर दिया। तो यहाँ क्या दिखाई पड़ा? 1 इस चीज़ से ना, इस चीज़ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx, ठीक है, ऐसा। अब ये क्या चीज़ होती है? ये होती है 1 cos 2x dx, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? sec 2x बन जाएगा, ठीक है। आ गया भाई, प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। और ये हमने कैसे सोचा है? ये हमने प्रॉब्लम से नहीं सोचा, ये हमने ऑप्शन की डिज़ाइन देख के डिसाइड किया। अब खैर ये कुछ ज़्यादा ही आसान है, ठीक है ना, ये कुछ ज़्यादा ही आसान है। इतनी आसान प्रॉब्लम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए अब, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा आसान प्रॉब्लम भी आता है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं आसान प्रॉब्लम नहीं आएगा। कभी कभी आसान भी आ जाता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि इतनी आसान प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कौन सा मेथड है? ये कौन सा मेथड है? ये भाई ऑब्जर्वेशन मेथड है ना, ऑब्जर्वेशन। मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, मैंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन मेथड। मैंने ऑप्शंस को ऑब्जर्व किया, और ऑप्शंस को ऑब्जर्व करके मैंने प्रॉब्लम के सलूशन की लास्ट स्टेप सोची कि लास्ट स्टेप क्या होगी, और उसके आधार पर मैंने प्रॉब्लम को प्रोसीड किया। अब ये क्या है? लीनियर। तो सेक एक्स का क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस 10x। तो क्या आ गया? लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x। लेकिन x नहीं लेना है क्योंकि x की जगह लीनियर है 2x। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2x, और यहाँ भी आएगा 2x, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड प्लस c, ऐसा आ गया, ठीक है भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ये सी ऑप्शन सही हुआ। और किस मेथड से बनाया? ऑब्जर्वेशन मेथड से बनाया, ठीक है। ऑप्शन को ऑब्जर्व किया, सलूशन की लास्ट स्टेप सोची, और फिर वैसे ही प्रोसीड किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं।
इसको बनाना है इंटीग्रल एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx, इसको बनाना है भाई, इस प्रॉब्लम को बनाना है। तो क्या ये वाला फॉर्म जा रहा है, अंडर रूट एफ डैश का फॉर्म जा रहा है क्या? तो सोचो एफ किसको मान रहे हैं, एफ मान रहे हैं अंडर रूट के अंदर वाले को, एक्स स्क्वायर 5, तो एफ डैश कौन होगा 2x। क्या ये फॉर्म जा रहा है? हाँ जा रहा है भाई, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है पर जा रहा है। कैसे जा रहा है? मैंने इसके दो टुकड़े कर लिए, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 और x dx। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं एक 2 से गुणा भाग कर दूँ ऐसे, तो ये एफ डैश रूट एफ की फॉर्म जा रही है, पर साथ में सर जी ये भी तो है एक्स स्क्वायर, ये भी तो है। हाँ भाई बिल्कुल है, उससे भी निपटते हैं, उससे भी निपटते हैं भाई, ठीक है, उससे भी निपटते हैं। इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स dx, ये तो चला जाएगा अंडर रूट एफ में। अब इससे कैसे निपटें? देखो ऐसे निपटते हैं, इसको मैंने एक 5 जोड़ा और एक 5 घटाया, ऐसा किया मैंने। फ़ायदा अभी फ़ायदा समझ में आएगा। एक बार इसको इनके साथ ले लिया तो क्या दिखाई पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये, ठीक है, ये आधी पावर ये पूरी पावर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3/2 x dx। फिर एक बार -5 के साथ लिया तो -5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स dx, ऐसा, ठीक है, ऐसा ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, एक 1/2 से गुणा भाग किया, एक्स स्क्वायर की पावर 5 3/2 2x dx माइनस 5/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x dx, ऐसा ये हो गया भाई, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अंडर रूट एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो इसका तो तुरंत लिख सकते हैं इधर वाले का, -5/2 और ये क्या हो गया 2 रूट एफ, नहीं सॉरी 2/3 एफ की पावर 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3/2। और इधर वाला पोर्शन देखो, इस पोर्शन पे ध्यान दो, इस पोर्शन पे ध्यान दो, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है f की पावर nx एफ डैश एक्स बन रहा है। देखो मिलाओ, ये वाला क्या बन रहा है रूट एफ एफ डैश, और ये वाला बन रहा है f की पावर n एफ डैश। इसका क्या आंसर आता है, इस वाले का आंसर आता है 2/3 f की पावर 3/2, और इसका आंसर क्या आता है f की पावर n+1x डिवाइडेड बाय n+1, ये आता है। n की जगह कितना है 3/2, तो ये वाला क्या बन गया इक्वल टू 1/2, n की जगह 3/2, 3/2 + 1 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 5/2 और उतना ही नीचे 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल, ये वाला 2 इससे कैंसिल, ठीक। अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आगे देखो कितना दिखाई दिया 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 5/2 माइनस 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3/2 प्लस c, ये दिख रहा है। इन दोनों से कुछ कॉमन हो सकता है, ये कॉमन हो जाएगा, छोटी पावर कॉमन होती है भाई, ध्यान रखना, इसकी बड़ी पावर है, इसकी छोटी पावर है, छोटी पावर कॉमन होती है 3/2, तो 5/2 से 3/2 गया तो 1 पावर बच गई बटे 5 माइनस 5/3 प्लस c, तो ये भाई आपका आंसर है, ठीक है। अब दिमाग में एक बात आती है कि सर मुझे अगर ये फॉर्म ना याद आई तो मैं क्या करूं, क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, याद तो रखना ही पड़ती है चीज़ें, ठीक है।
उसकी शक्ल पहचाननी पड़ती है, डिज़ाइन पहचानना पड़ता है, पैटर्न पहचानना पड़ता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 4 चैप्टर का पहला सेक्शन है। 4 चैप्टर कौन से? इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपकी इंटीग्रल कैलकुलस की बुक आती है उसमें 4 चैप्टर हैं और ये पहला चैप्टर है। अब पहला चैप्टर कमज़ोर हो गया तो आगे के 3 चैप्टर फिर दिक्कत करेंगे, जिनसे 6-7 सवाल आते हैं। तो ये चैप्टर स्ट्रांग होना चाहिए। आपको 21, 17, 4, 21 और 4, 25 फार्मूले बता दिए गए हैं। अभी समझिए 25 और हैं, ठीक है। तो याद होने चाहिए इतने फार्मूले। और फार्मूले कैसे याद होते हैं? प्रैक्टिस करने से। प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूले याद होंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है, जेईई मेन में इस सेक्शन से 4-5 सवाल आ जाते हैं और जेईई एडवांस में दोनों पेपर मिला के 7-8 सवाल आ जाते हैं। क्योंकि जेईई एडवांस का सवाल प्योर एक कॉन्सेप्ट पे नहीं होता है, तो उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट का मिक्सचर होता है। तो अगर आपका ये सेक्शन ख़राब हुआ तो आपको 8-10 क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। ये सेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलस का लास्ट सेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्या हो सकता है इसका दूसरा मेथड? क्या प्रॉब्लम थी भाई? प्रॉब्लम आपकी थी x³ √ x² + 5dx। गुरुजी दूसरा मेथड हो सकता है? हाँ हो सकता है। कौन सा मेथड हो सकता है? सब्स्टिट्यूशन। अब भाई सब्स्टिट्यूशन भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। सब कुछ प्रैक्टिस पर है। क्या सोचा गया सब्स्टिट्यूशन में? क्या सोचा गया कि भाई ये √ किसी तरीके से हट जाए तो बड़ा आसान हो जाए ना, बड़ी मजा आए। तो चलो √ कैसे हटाएं? ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। x² + 5 की जगह t² रख लेते हैं। 1/2 है तो मैंने t² लगा लिया। ऐसा भाई अगर 1/2 हो तो क्या पुट करना चाहिए? t²। अगर 1/3 हो तो क्या पुट करना चाहिए? t³। अगर 3/5 हो तो क्या पुट करना चाहिए? t5 ना, जो डिनोमिनेटर में हो, जो आपका रेडिकल साइन का जो डिनोमिनेटर है ना, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, उससे पुट करना चाहिए। 1/2 देखा, t² पुट किया। 1/3 देखा, t³ पुट किया। 3/5 देखा, t5 पुट किया। ऐसा करना चाहिए। प्रैक्टिस है भाई। देखो अब ये मत समझना कि सब्स्टिट्यूशन आसान है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगले वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोनों ओर का डेरिवेटिव लिया, d(x² + 5 d(t²). तो ये हो गया 2x, 5 का 0 और एक dx लिखना पड़ेगा। t² का डेरिवेटिव 2t और एक dt लिखना पड़ेगा। 2 चाहे तो कैंसिल कर लो, ऐसा इक्वल टू x² √x² + 5 और x dx। एक बात ध्यान रखनी है, सब्स्टिट्यूशन में वेरिएबल बदलेंगे तो सब बदलेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ x में है और कुछ t में, नहीं, सारा बदलेगा। सबको बदलना होता है, पूरा t में बदलना चाहिए। तो x² + 5 की जगह t² और x dx की जगह t dt, और इस वाले x² को भी बदलना पड़ेगा, तो वहाँ से बदल लो। कितना हो जाएगा? t² - 5। अब ये t हो गया और ये t हो गया, t² इस t² से गुणा हो गया, t4 dt 1 हो गया, t और ये -5 बाहर कर देना, t² dt। ऐसा ये कर लिया। t4 का आ गया t5/5 -5, t² का आ गया t³ + c। छोटी पावर, इन दोनों में से छोटी पावर कौन है? 3, वो कॉमन ले सकते हैं। t³ कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा? t²/5 माइनस यहाँ पे क्या बचा? 5/3। और चूंकि प्रॉब्लम x में थी तो आंसर भी x में जाएगा, तो वापस t की वैल्यू रखिए। तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई? √x² + 5, √x² + 5 की होल पावर 3, और यहाँ पे t² की वैल्यू x² + 5/5 -5/3 + c। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये थी आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसको मैंने 2 मेथड से बना दिया। अब अगली प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं।
देखो एक ये है, इस तरह की अगर कोई फॉर्म हो k/ac, इस तरह का इंटीग्रल हो और अगर ऐसे कर लें, मान लो ये है b/ac, और अगर इस तरह से कर लें a + c/ac, तो फिर ये क्या हो जाता है 1/c + 1/a हो जाता है। और ये ABC क्या है, मान लो लीनियर है सब, ठीक है ना, ABC लीनियर है, या इस तरह से लीनियर ना भी हो, ऐसी अगर कोई टेक्निक बन जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है ना, दो अलग अलग टर्म हो जाते हैं। अगले प्रॉब्लम में इसका यूज़ करेंगे। अगला प्रॉब्लम ये है, आपको इसको बनाना है इंटीग्रल cos x + x sin x डिवाइडेड बाय x इंटू x + cos x dx, ये प्रॉब्लम बनानी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन log mod sin x अपान x + cos x, x + cos x। दूसरा ऑप्शन है आपका log mod sin अपान 1 + cos, s का मतलब है साइन, c का मतलब है cos। तीसरा ऑप्शन है log 2 sin x अपान x + cos, और चौथा ऑप्शन है log cos x अपान x अपान x + cos। c का मतलब cos है, s का मतलब साइन है, प्लस c रहेगा सबके साथ में, प्लस c है वो ऑब्वियस है, ठीक है। इसको बनाना है। देखो भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पहले तो मैंने इसको अलग अलग किया, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें भाई, तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया। cos x अपान x + cos x अलग कर लिया, और x sin x अपान x इंटू x + cos x अलग कर लिया। नहीं कुछ ना समझ में आए फिर भी कुछ कुछ करते रहो, ठीक है, कुछ ट्राई करो, कुछ करते रहो, बैठो ना, हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, कुछ करो, फ्रैक्शन तोड़ो, पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ो, कुछ करो, सोचो। देखो भाई अगर यहाँ पर एक +x होता तो ये कट जाता, x + cos x कट जाता। अच्छा अगर +x रखेंगे तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, बैलेंस रखने के लिए फिर हमको एक -x करना पड़ेगा, ठीक है, एक x किया प्लस का तो एक x माइनस का, और साथ में ये है, तो ये जो पोर्शन है cos x प्लस ये कट के यहाँ पे क्या दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा 1/x, ठीक है। और इधर अगर इन दोनों से x कॉमन लेके इस x को काट लें तो -1 + sin x डिवाइडेड बाय x + cos x दिखाई पड़ेगा। ऐसा मैंने पहले तो अलग अलग किया, फिर ये सोचा कि अगर एक x जोड़ दूँ तो ये फैक्टर इस फैक्टर से कट जाएगा। भाई कुछ सोचा, कुछ ट्राई किया, ठीक है, गलत हो जाएगा तो कुछ और ट्राई करेंगे। और ये भी बात है कि भाई मैं तो पहले से बनाया हुआ हूँ ना, तो मैं तो पहली बार मैंने पहले ट्रायल में पहुँच जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस प्रॉब्लम को कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो मैं तो पहली बार में अंदाज़ा लगा लेता हूँ, ठीक है, पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में। 90% प्रॉब्लम तो मैं पहली बार में पकड़ लेता हूँ, 10% प्रॉब्लम में मुझे दूसरी या तीसरी बार कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता है, ये बात सही है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं यहाँ पर एक x जोड़ दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर वेरिएबल जोड़ा है तो वेरिएबल घटाना भी पड़ेगा, तो इधर वाला जो फैक्टर होगा ये दो, उससे जब आप x काटोगे तो यहाँ -1 यहाँ sin x बचेगा। फ़ायदा गुरुजी, फ़ायदा ये है कि ये इसका डेरिवेटिव है, देखो f' फॉर्म बन रहा है, ठीक है, ऐसा f' फॉर्म बन रहा है, ठीक, ये इससे फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में भी देखा कि यहाँ भी x + cos x, यहाँ भी x + cos x और यहाँ भी x + cos x, तीन जगह x + cos x नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर में। थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, किस मेथड से बना रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन मेथड से बना रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने कई बार बनाई हुई है ये प्रॉब्लम, तो आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, बोलना आसान होता है, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, इतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं करता है। खैर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक x जोड़ा, एक x घटाया, और इसको आप लिख लें मॉडल प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर लेना चाहिए, ये मॉडल प्रॉब्लम है।
जब भी आप पेपर देने जाएं, जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाएं, टेस्ट देने जाएं, रिवीजन करने जाएं, तो ये जो मास्टर प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग एमपी लिख रहे हैं, इनको हाईलाइट करके रखें रिवीजन के वक्त, इनको ज़रूर बना के जाएं। ये क्या होती है, न्यू मेथड होता है, एक तरह से नया मेथड ही दिखाई दे जाता है आपको, नया कॉन्सेप्ट ही दिखाई पड़ जाता है। इसको आप प्रॉब्लम क्या कहेंगे, ये तो एक नया मेथड हो गया एक तरीके से ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ज़रूर बना के जाना चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए। एक चैप्टर में ऐसी कितनी प्रॉब्लम होती है, इंटीग्रेशन बड़ा टॉपिक है, 50-60 प्रॉब्लम ऐसी प्रोसीजरल प्रॉब्लम है, और इसमें इसलिए ज़्यादा है कि जो आगे के चैप्टर हैं उनमें बहुत कम है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में 10-12 टाइप की प्रॉब्लम होंगी, मैक्सिमम 20। एरिया अंडर कम में भी ऐसे ही 10-12-20 टाइप की प्रॉब्लम होंगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में और कम है, तो आगे के चैप्टर में कम हो गई। अब जैसे मैंने बोला कि हर चैप्टर में 40-50 मास्टर प्रॉब्लम होती हैं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भाई थोड़ी ज़्यादा है, 50-60 है, हो सकता है 70 भी हो जाएं अगर आप आईटी एडवांस लेवल तक बात करेंगे। लेकिन फिर आगे के 3 चैप्टर में फिर 40-50 टाइप की नहीं बनेंगी, बहुत कम टाइप की बनेंगी, 20-25 टाइप की बनेंगी, 30 टाइप की बनेंगी मैक्सिमम। तो अगर पहले चैप्टर में ज़्यादा मास्टर प्रॉब्लम है तो बाकी के 3 चैप्टर में मास्टर प्रॉब्लम कम हो गई। तो कुल मिला के घूम फिर के हम उतना ही करना है हमको, ठीक है। चारों चैप्टर मिला के कितनी हो गई, 125-150 प्रॉब्लम कर लीजिए चारों चैप्टर मिला के। मास्टर प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके रखिए, 125-150 प्रॉब्लम। 100 भी कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा 100। थोड़ा अच्छी रैंक लानी है तो और थोड़ा बढ़ा लो, 125-150 प्रॉब्लम कर लो। मास्टर प्रॉब्लम्स नहीं, मास्टर प्रॉब्लम्स, रेगुलर प्रॉब्लम नहीं, उतना दिमाग में रखो। ये क्या आ गया, इसको ऐसे रखा, ठीक है। अगले स्टेप पे करते हैं। यहाँ क्या है, x इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो गया cos x प्लस एक्स अलग, और एक x कॉमन लेके -1 प्लस साइन एक्स अलग, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो जब आप एलसीएम तोड़ेंगे इससे ये कैंसिल होगा, क्या दिखाई पड़ेगा, इंटीग्रल 1/x dx, और फिर जब इसके साथ ये x कैंसिल होगा तो प्लस -1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये तो सीधे सीधे हो गया log mod x, ये सीधे सीधे हो गया log mod x। और ये क्या है, f'/f फॉर्म है। देखिए ज़रा, x का डिफरेंशियल 1 और cos का डिफरेंशियल माइनस की गड़बड़ है, तो माइनस की गड़बड़ पूरी करने के लिए एक माइनस बाहर रख करके ऐसे कर 1 माइनस साइन एक्स कर लिया, एक माइनस कॉमन ले लिया, अब सही है। x का डिफरेंशियल 1, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो f'/f का क्या आता है, log mod f। क्या आ गया, माइनस लॉग, यहाँ क्या आ गया, x प्लस कॉस एक्स और प्लस c। और थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस को भी देखते जा रहे हैं कि भाई साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स है। अच्छा, इसको ऐसे उल्टा सोच सकते हैं कि ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा log साइन एक्स माइनस log x प्लस कॉस एक्स रहा होगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन की तरफ से सोचें, ठीक है, कि इससे पहले वाला स्टेप क्या रहा होगा, log साइन एक्स माइनस log कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आया, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आया, cos x अपान साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आया, 1 माइनस साइन एक्स अपान एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इधर वाला तो दिख रहा है, ये वाला 1 माइनस साइन एक्स अपान एक्स प्लस कॉस एक्स, इधर वाला cos x अपान साइन एक्स नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है 1/x दिख रहा है। तो ये वाले की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। अब इसमें x प्लस कॉस एक्स की जगह 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। चूँकि साइन एक्स की वजह से cos x अपान साइन एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स की वजह से 2 cos x अपान साइन एक्स आएगा, तो इसकी भी प्रॉबिलिटी ख़त्म हो गई। ऑब्वियसली बस यही बचा, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन की तरफ से भी सोच लेते हैं। ये क्या आ गया, log a माइनस log b, log a अपान b, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। ये वाला, ये आपका सही आंसर है। ऑब्जर्वेशन मेथड से इसको भी किया गया है, और ये मास्टर प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इनका प्रोसीजर, प्रॉब्लम नहीं रटनी चाहिए, प्रोसीजर दिमाग में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, वो भी ऑब्जर्वेशन पर है। अच्छी प्रॉब्लम है वो भी। अगली प्रॉब्लम ये है, इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x, ये है।
ऐसा है भाई। अच्छा ये पक्की बात है कि इसको एफ डैश बनना है। अगर एफ डैश है तो ये एफ बनना चाहिए। ये क्या बनना चाहिए? एफ बनना चाहिए, एफ पावर एन बनना चाहिए। रूट का तो काम ही नहीं है, ठीक है, रूट का काम नहीं है। ये तो बन नहीं सकता, 1/√f बन नहीं सकता, रूट एफ बन नहीं सकता, क्योंकि रूट का साइन ही नहीं है। और एफ डैश अपान एफ बनेगा क्या? सोचो, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आएगा 1 का 0 और साइन 2x का 2 cos 2x। नहीं आएगा, मुश्किल लग रहा है। तो ये वाला सोचो, एफ पावर एन एफ डैश का सोचो। अच्छा एन निगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एन पॉजिटिव ही होगा, एन निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा सोचा गया। ठीक भाई, तो ये किसका डिफरेंशियल है या इसका इंटीग्रल? इसका इंटीग्रल क्या हुआ सोचो, ये किसके डिफरेंशियल से आया होगा? और ये आया होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के डिफरेंशियल से, ठीक है। ये एफ डैश, तो ये एफ टाइप एफ ऐसा बनना चाहिए ना, एफ। ये एफ डैश है, एफ डैश क्या है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो एफ पावर एन ऐसी बननी चाहिए, ऐसी बननी चाहिए, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स होना चाहिए, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। तो यहाँ ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है वो ये बननी चाहिए, ऐसी बननी चाहिए। क्या बना सकते हैं? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पावर एन बना सकते हैं? सोचो भैया, बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, दिमाग में आना चाहिए। बन सकता है। कैसे बन सकता है? अगर मैं n की जगह 2 ले लूँ तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसका 1 आ जाएगा, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्या आ जाएगा? साइन 2x। अगर ये वाला f है तो ये जो नीचे वाली चीज़ है, ये नीचे वाली चीज़, ये नीचे वाली चीज़, क्या ये f पावर n बनेगी? हाँ बनेगी। अगर n की जगह 2 ले लूँ, हाँ तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? फिर इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स और डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये क्या बन गया? ये बन गया एफ डैश अपान एफ स्क्वायर। तो आप याद करो कि 1/x² का इंटीग्रल क्या होता था? 1/x² का इंटीग्रल होता था -1/x। तो उसी तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा -1/cos x प्लस साइन एक्स प्लस c, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, या एक काम और कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। cos x, अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, एफ डैश अपान एफ स्क्वायर नहीं याद आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूशन ले लिया, ये सब्स्टिट्यूशन ले लिया। क्या सोच के सब्स्टिट्यूशन लिया कि ऊपर एफ डैश है ना, ऊपर एफ डैश है, एफ डैश डी एक्स के साथ रहता है, ये सोच के। तो इसका आ गया माइनस साइन एक्स, इसका आ गया cos x, एक डी एक्स लिखेंगे, उधर क्या लिखेंगे? डी टी। तो ये क्या बन गया आपका? cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स का ये डी टी बन गया, और ये जो वो लिखा है टी स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा आ गया। तो 1/x² का होता है -1/x, तो 1/t² का हो गया -1/t प्लस c, और प्रॉब्लम x में थी तो आंसर भी x में जाएगा। -1/t किसको माना है? इसको माना है, -1/cos x प्लस साइन एक्स प्लस c, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुई, और ये इस वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम थी। अगले वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देते आया हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो अगले वीडियो को ख़त्म करने के बाद हम लोग ये बोल पाएंगे कि हाँ, इंटीग्रेशन लगभग आधा ख़त्म हो गया। ये 7वां या 8वां लेक्चर है आई थिंक, अभी 7-8 लेक्चर और चाहिए, ठीक है। तो भाई थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ी हिम्मत रखना, ठीक है। ये चैप्टर जितना बड़ा है, आगे के 3 चैप्टर उतने ही छोटे हैं और उतने ही इंटरेस्टिंग है, उतने ही मज़ेदार है। ये थोड़ा इरिटेट कर देता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, तो थोड़ा इरिटेट करता है। बाकी आगे के जो 3 चैप्टर हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, तो वो अच्छे चैप्टर हैं, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक इंजीनियरिंग की जो तैयारी कर रहा है बच्चा, उसको कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं बजाय कि मेमोरी बेस्ड चीज़ें की जाएँ। लेकिन आप याद करो, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री करते थे तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर देखो कितना लेंदी होता था, और वो भी मेमोरी बेस्ड था। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ ऑन फंक्शन वाला ना, बड़ा चैप्टर था और मेमोरी बेस्ड चैप्टर था। तो भाई ये मैथमेटिक्स की दिक्कत है, ठीक है, कि लगभग किसी भी बुक को उठाओगे, अलजेब्रा को छोड़ दो, क्योंकि अलजेब्रा में तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये पहला चैप्टर ये दूसरा चैप्टर,
उसमें कोई सीक्वेंस है नहीं, आप कोई भी पहले कोई भी बाद में पढ़ सकते हैं। बायनोमियल पढ़ दो पहले या क्वाड्रेटिक पहले पढ़ दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदरवाइज़ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर याद करो, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है और वो भी काफ़ी कुछ मेमोरी पर है, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। 10th में पढ़ा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें उसकी हम लोगों ने 10th में पढ़ी होती हैं, इंटरेस्टिंग लगता है, 10th वाली चीज़ें याद आती जाती हैं। ये नया चैप्टर आ जाता है, बिल्कुल नई चीज़ आ जाती है। डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला चैप्टर फंक्शन, कितना बड़ा चैप्टर है, ठीक है। 11th में तो बस 1-2 लेक्चर पढ़ाए जाते हैं, 12th में हम लोग कितना ज़्यादा पढ़ना है। तो ये भाई थोड़ा सा मैथमेटिक्स की ये दिक्कत समझो या आप उसका पैटर्न समझो, जो भी आप समझो ना, उसका करने का तरीका। ट्रिग्नोमेट्री का भी पहला चैप्टर ले लो, इंटीग्रल कैलकुलस का पहला चैप्टर ले लो, ये दोनों थोड़े बड़े हैं और थोड़े लेंदी है ना, इरिटेटिंग है, थोड़ा मेमोरी बेस्ड है। डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला चैप्टर फंक्शन काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है, उसमें मज़ा आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, मज़ा आती है, 11th की चीज़ें याद आती हैं। ओके, आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।